प्रिय विद्यार्थियों, पहले वाले वीडियो में बीए पार्ट सेकंड पेपर में हमने देखा था यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण। उसके ठीक विपरीत नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीयकरण। ये दोनों अवधारणाएं, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, भारत में होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के संदर्भ में दी गई हैं। स्थानीयकरण यानी प्रोक्लाइजेशंस, मॉरिस ओपलर ने स्थानीयकरण की प्रक्रिया का उल्लेख सर्वप्रथम किया था। उसके बाद मैकिम मैरियट ने इसका प्रयोग ओपलर से थोड़े अलग भिन्न अर्थों में किया। अंग्रेजी का शब्द पैरोचियल का सामान्य अर्थ संकीर्णता होता है। संकीर्णता अथवा देहातीकरण, स्थानीयकरण, प्रोक्लाइजेशंस। इस अर्थ में कोई भी प्रक्रिया जो संकीर्णता की भावना पैदा करती है अथवा समूह एवं व्यवहार में ग्रामीण विशेषताओं को बढ़ावा देती है, ऐसी प्रक्रिया स्थानीयकरण कहलाती है। फिर से सुनना इसको। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो संकीर्णता की भावना पैदा करे अथवा समूह और व्यवहार में ग्रामीण विशेषताओं को बढ़ावा दे, देहाती विशेषताएं। इसलिए स्थानीयकरण का दूसरा नाम देहातीकरण भी है ना। तो इस सार्वभौमिकरण का विपरीत है। जब लघु परंपराएं और व्यर्थ परंपराओं की चर्चा इसमें हम कर रहे हैं, उसी कड़ी में आगे हैं सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण। तो सार्वभौमिकरण पिछले वीडियो में हमने समझा है, ये प्रक्रिया सार्वभौमिकरण की उलट है, विपरीत है। मैरिट इस प्रक्रिया का प्रयोग दीर्घ परंपरा के तत्वों का लघु परंपरा के साथ जुड़ने के संदर्भ में करते हैं। मैकिम मैरिट लिखते हैं, जब दीर्घ परंपरा के सांस्कृतिक तत्वों की गति नीचे की ओर होती है और इस दौरान उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है और वे लघु परंपरा के सुगठित भाग बन जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण कहते हैं। मैकिम मैरियट ने परिभाषा दी है स्थानीयकरण की, जब वृत्त परंपरा अर्थात ग्रेट ट्रेडिशन जो है सांस्कृतिक तत्वों की गति नीचे की तरफ जाती है। सार्वभौमिकरण में क्या था, हमने देखा था, सार्वभौमिकरण में जो है लघु परंपराएं ऊपर की तरफ जाती हैं और यहाँ दीर्घ परंपराएं नीचे की तरफ आती हैं और उस दौरान उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, जबकि उसमें सार्वभौमिकरण में मूल स्वरूप परिवर्तित नहीं होता था। वो लघु परंपरा के भाग बन जाते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरफ आते आते। तो ये एक प्रकार का स्थानीयकरण है अथवा देहातीकरण है। मैकिम मैरिट ने गोवर्धन पूजा और नौरता के उदाहरणों के द्वारा स्थानीयकरण की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है। स्थानीयकरण स्थान को सीमित करने की, बोधगम्यता के क्षेत्र को संकुचित करने की, साहित्यिक स्वरूप को वंचित करने की, कम व्यवस्थित और कम विचारपूर्ण आयामों में घटित होने की प्रक्रिया है। यानी जो व्यवस्थित है उससे कम व्यवस्थित होने की तरफ, बोधगम्यता जो अंडरस्टैंडिंग है उसको संकुचित करने की तरफ, और असीमित को सीमित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भारतीय देशी सभ्यता के अंतर्गत लघु समुदायों के रचनात्मक कार्य की विशेषता का निर्माण करते हैं। लघु समुदाय, कृषक समुदाय, जो पीजेंट्री का हम अध्ययन कर रहे हैं रूरल सोशोलॉजी में,
तो उसमें यहाँ पर जो दीर्घ परंपराएं हैं, लिटिल ट्रेडिशंस हैं, वो नीचे की तरफ गमन करती हुई जाती हुई परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान नीचे की तरफ जाती है और जाकर के लघु परंपरा का रूप ग्रहण कर लेती है। कम व्यवस्था, असीमित से सीमित, है ना, बोधगम्यता से संकुचित, साहित्यिक स्वरूप को वंचित करना, जो सिस्टमेटाइज तरीका है उसको असिस्टम की तरफ, अनसिस्टम अर्थात जो है कम व्यवस्थित करना, ये इस तरह से घटित होने वाली प्रक्रिया है। स्पष्ट है कि स्थानीयकरण सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया का ठीक विपरीत है। इसको मैकिम मेरिट ने एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझाया है। दीर्घ परंपरा आगे चलेगी, संकुचित होकर के छोटे भाग तक सीमित रह जाएगी। छोटे भाग तक सीमित रहेगी तो नीचे की ओर उसकी गति बढ़ती जाएगी और अपना व्यवस्थित रूप वो खो देती है, नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे अपना जो व्यवस्थित रूप है अर्थात जो बोधगम्यता है और जो उसका बड़ा रूप है उसको वो सीमित दायरे में कर लेगी। अपना जो एक नियम जो है, जो सिस्टम है, उसको कम होता जाएगा उसका। और इस दौरान फिर क्या होगा, जब वो सीमित होती जाएगी, अपना व्यवस्थित रूप खोती जाएगी, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। जो दीर्घ परंपरा है, जो परिवर्तन की रास्ते के दौरान गतिमान अवधारणा होती है, समाज में सांस्कृतिक सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तो उस दौरान वो कम व्यवस्थित हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो अपने मूल स्वरूप में परिवर्तन ले आती है दीर्घ परंपरा। और फिर क्या बन जाती है वो उस सीमित दायरे की, सीमित छोटे क्षेत्र की, अशिक्षित क्षेत्र की, देहात की या कृषक समाज की लघु परंपरा बन जाती है। लिटिल ट्रेडिशंस लघु परंपरा का अंग बन जाता है या लघु परंपरा का कोई ना कोई स्वरूप ग्रहण कर लेती है। अर्थात मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि दीर्घ परंपरा के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है और वह लिटिल ट्रेडिशंस का अंग बन जाती है या लिटिल ट्रेडिशंस का स्वरूप ग्रहण कर लेती है या लघु परंपरा अस्तित्व में आ जाती है। इसी को मैकिम मेरिट ने स्थानीयकरण कहा है, प्रोपलाइजेशन। स्थानीयकरण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? दीर्घ परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़ने लगते हैं, ये एक पहली विशेषता है इसकी। दूसरी, स्थानीयकरण की प्रक्रिया लघु समुदायों की रचनात्मक शक्ति को प्रकट करती है। छोटे समुदाय, ग्रामीण समुदाय, देहात, कृषक समाज, पीजेंट्री जिसको बोलते हैं। नंबर 3, इसमें दीर्घ परंपराओं का रूप परिवर्तित हो जाता है। और नंबर 4, दीर्घ अथवा व्यर्थ परंपराओं में होने वाले परिवर्तन को बुद्धि तथा तर्क के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और नंबर 5 है, इसमें दीर्घ परंपरा का साहित्यिक स्वरूप समाप्त हो जाता है। जो ऊपर रेखा चित्र के माध्यम से मैकिम मेरिट ने समझाया, उनको पॉइंट्स के अंदर लिखना है कि विशेषताएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख विशेषताएं। अब मैकिम मेरिट ने अपनी इस अवधारणा में स्थानीयकरण के 2 उदाहरण दिए हैं। किशनगढ़ी में उन्होंने फील्ड वर्क किया था, क्षेत्रीय कार्य। ये उल्लेखनीय है कि पिछले वीडियो में भी सार्वभौमिकरण में भी उसमें 2 उदाहरण उन्होंने किशनगढ़ी गांव से ही दिए थे। तो किशनगढ़ी गांव में आपने क्षेत्रीय कार्य किया, तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए 2 उदाहरण दिए, गोवर्धन पर्व और नवदुर्गा या नवरात्र, जिसको हम देसी लैंग्वेज में नौरता बोलते हैं। लघु और वर्ध परंपरा के बीच होने वाली आदान प्रदान से मिल्टन सिंगर काफ़ी प्रभावित थे और वे सांस्कृतिक माध्यम से सर्वाधिक प्रभावित हुए। रेडफील्ड ने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में परंपरा की संरचना बहुत जटिल होती है और इसके अनेक प्रकार के विशेषज्ञ वृत्त परंपरा का, लघु परंपरा को हस्तांतरण करते रहते हैं। तो मैकिम मेरिट ने जो गोवर्धन पूजा में या नवरात्रा में जो बताया है, गोवर्धन पर्व जो है पहले कुलीन लोगों का पर्व मानते थे और बड़े जगह पर मनाया जाता था, है ना। उसको फिर छोटे रूप के अंदर गांव देहात तक भी अपन देखते हैं। दिवाली की पूजा के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है
और फिर ये घर घर में पहुंच गई और गांव के अंदर जो है कृषक समाज के अंदर जैसे गाय के गोबर से ढेर बना करके और वो प्रतीकात्मक रूप से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। गोवर्धन पर्व जो है ये महाभारत में भी प्रसंग है, भगवान कृष्ण से भी इसका दृष्टांत जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। प्रकृति की पूजा जो है एक तरह से संदेश दिया था उन्होंने। इंद्र देवता की पूजा को चैलेंज किया था ब्रिज में, गोकुल में, और वहाँ इस पर्व की स्थापना वहाँ से मानी जाती है। और धीरे धीरे ये जो कालांतर में किशनगढ़ी में जो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, तो घर घर के अंदर जो पूजा किस हिसाब से, किस प्रकार से, कौन सी स्वरूप से होती है, तो वो स्वरूप उसका देहातीकरण है, ग्रामीण स्थानीयकरण। इसी प्रकार नौरता जो है गाँव तक पहुँच गया, घर घर के अंदर उसको इस प्रकार से पूजा करते हैं। तो वो एक ग्रेट ट्रेडिशन से धीरे धीरे नीचे की तरफ आते आते ग्रामीण समाजों में, कृषक समाजों में, सरल समाजों में भी वो कुछ स्वरूप में परिवर्तन होकर के नीचे तक जाते हैं। तो मूल जो दीर्घ परंपरा है, ग्रेट ट्रेडिशन है, वो अपना स्वरूप खो देती है और एक नई लिटिल ट्रेडिशंस का वो रूप ग्रहण कर लेती है कुछ संशोधनों के साथ। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण में क्या अंतर है, ये भी एक क्वेश्चन का हिस्सा बन जाता है, कई बार पूछा जाता है। तो जब हम पिछले वीडियो में सार्वभौमिकरण को समझ चुके हैं और इसमें हमने स्थानीयकरण को समझ लिया है, तो दोनों प्रक्रियाओं में अंतर आराम से स्पष्ट हो जाता है इजीली। सार्वभौमिकरण में जो है पहला अंतर तो सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण में ये मिलेगा कि सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया में जो लघु परंपराएं हैं अर्थात लिटिल ट्रेडिशन हैं, वो ऊपर की ओर विकसित होते हैं, अपवार्ड। और स्थानीयकरण में ठीक इसके विपरीत ग्रेट ट्रेडिशन जो है उसके तत्व, उसके एलिमेंट जो है नीचे अर्थात देहात की तरफ गमन करते हैं। दूसरा अंतर इनके अंदर मिलेगा, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत परंपराओं का जो प्रभाव क्षेत्र है वो विकसित और विस्तृत होता है। दूसरी तरफ स्थानीयकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत परंपराओं का जो क्षेत्र है वो संकीर्ण और संकुचित होता है, छोटा होता है, तभी इसका नाम स्थानीयकरण है। सार्वभौमिकरण के अंतर्गत स्थानीय विश्वासों एवं कर्मकांडों का महत्व घटता है। सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन में स्थानीय विश्वास और कर्मकांड घटते हैं क्योंकि इसके अंदर लघु परंपराएं ऊपर जा रही है, जबकि स्थानीयकरण में स्थानीय विश्वासों और कर्मकांडों का महत्व बढ़ता जाता है क्योंकि इसमें बड़ी जो परंपराएं हैं, दीर्घ परंपराएं हैं, वो नीचे की तरफ आ रही है लोकल लेवल पे। चौथा अंतर इनमें है, लघु परंपराएं विकसित होकर नहीं बल्कि नई नई दीर्घ परंपरा बन जाती है। क्योंकि लघु परंपरा धीरे धीरे विकसित हो जाएगी, कुलीन वर्ग में जाएगी, ऊपर जाएगी, नगरीय समुदाय में जाएगी, ऊपर की ओर जाती है परिवर्तन की प्रक्रिया में। तो लघु परंपराएं इस प्रक्रिया में विकसित होकर के, डेवलप्ड होकर के नई नई दीर्घ परंपरा बन जाती है। जबकि स्थानीयकरण में दीर्घ परंपरा छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित हो जाती है, जो नई नहीं होती बल्कि पूर्व से ही प्रचलित होती है। ये अंतर देखो इसके अंदर, बेसिक अंतर देखना इसमें। ये सार्वभौमिकरण के अंदर परंपरा नई बन जाती है, स्थानीयकरण में जो दीर्घ परंपरा है वो छोटे छोटे रूपों में परिवर्तित हो जाती है। आंशिक संशोधन है, कोई परिमार्जन है, कोई चीज़ में कमी है, दूसरी चीज़ जुड़ जाती है उसमें, तो नए स्वरूप ग्रहण कर लेती है। बल्कि ये नई नहीं बनती, ये पहले से प्रचलित है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें जुड़ जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें कम हो जाएगा। इस प्रकार से स्थानीयकरण में परंपरा नई पैदा नहीं होती बल्कि पूर्व प्रचलित परंपरा होती है। सार्वभौमिकरण में आखिरी पॉइंट है ये अंतर का कि सार्वभौमिकरण की जो प्रक्रिया है वो व्यवस्थित है, सिस्टमेटाइज्ड है, क्योंकि इसके अंदर नीचे से जो लिटिल ट्रेडिशंस है वो ऊपर की तरफ गमन करते हैं, ऊर्ध्व गति। और स्थानीयकरण की जो प्रक्रिया है वो सार्वभौमिकरण की तुलना में
अव्यवस्थित है, ये व्यवस्थित नहीं होती। दोनों में इस प्रकार का ये अंतर है। ये मैकिम मेरिट ने दोनों प्रक्रियाएं आपने समझ ली होंगी सामाजिक परिवर्तन की, लोकल लेवल पे, रूरल सोशोलॉजी के अंतर्गत सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण। थैंक यू।